तूफान निसर्ग आज दोपहर में महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकराया। तूफान के मद्देनजर मुंबई में लागू की गई धारा 144 लोगों से घरों में रहने की अपील। 40,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। नमस्कार, मैं विजय श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। चक्रवाती तूफान निसर्ग आज महाराष्ट्र के तट पर दस्तक दे दिया है। आज मुंबई के करीब 94 किलोमीटर की दूरी पर अलीबाग पर वो टकरा गया। मौसम विभाग के अनुसार निसर्ग तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान बन गया है। मुंबई के तूफान के मद्देनजर धारा 144 वहां पर लागू कर दी गई है और लोगों से घर में ही रहने की अपील की गई है। एनडीआरएफ ने महाराष्ट्र के समुद्र तटों से लगते इलाकों से करीब 40,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। डीजीआईएमडी के मुताबिक तूफान रात तक कमजोर हो जाएगा। है इसका विंड स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्टवर्ड गति करके आज आफ्टरनून में ये तट को पार करेगा एंड तब इसका विंड स्पीड भी 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने का उम्मीद किया जा रहा है, स्पेशली ओवर थाने, रायगढ़ और मुंबई डिस्ट्रिक्ट्स। इसके साथ साथ जो रत्नागिरी सिंधुदुर्ग है वहां भी विंड स्पीड आपका 80 to 90 kmph हो सकता है और पालघर डिस्ट्रिक्ट में भी। और गुजरात का जो वलसाड डिस्ट्रिक्ट और नवसारी डिस्ट्रिक्ट है वहां भी विंड स्पीड 60 to 80 kmph तक हो सकता है। लैंडफॉल होने के बाद लगभग 6 घंटा तक इसका साइक्लोन इंटेंसिटी रहेगा, इसलिए मिडनाइट के बाद ये वीक हो जाएगा और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा में जाकर ये डिप्रेशन में परिणत हो जाएगा। और इसके तहत मुंबई में फायर ब्रिगेड को अलर्ट रहने को कहा गया है। बीएमसी ने 6 समुद्र तटों पर 93 लाइफ गार्ड को तैनात किया है। एनडीआरएफ की एक टीम कोलाबा, वर्ली, बांद्रा, बलाड, बोरावली में, जबकि 3 टीमें अंधेरी वेस्ट में तैनात हैं। बीएमसी ने 35 स्कूलों को अस्थायी शेल्टर्स के रूप में तैयार किया है, जहां तूफान प्रभावित लोगों को रखा जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात मिलाकर एनडीआरएफ की 43 टीमें डिप्लॉय हैं। 43 में 21 टीमें महाराष्ट्र में हैं और 16 टीमें गुजरात में हैं। ये सभी टीमें ग्राउंड पर अभी हैं और मिनट टू मिनट खबर दे रही हैं। ऑन द कोस्ट हैं। इवैक्यूएशन का काम लगभग कंप्लीट है। लगभग 1 लाख लोग, दोनों स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी मिला के 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है और जो भी एहतियात बरतना है वो बरता जा रहा है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस साइक्लोन को पार पाएंगे एंड वी शुड बी एबल टू सक्सेसफुली नेविगेट। देखिए, जो साइक्लोन के पाथ में है उनको पहले भी हिदायत दी गई है और मैं फिर से ये मैसेज दूंगा सभी देशवासियों की तरफ से और भारत सरकार, राज्य सरकारों की तरफ से, महकमे की तरफ से कि टू बी आउट ऑफ द हार्म्स वे, एहतियात बरतें। कभी भी ये मानकर न चलें कि साइक्लोन हमारे घर पर नहीं आएगा या हमारे को हिट नहीं करेगा। ये सबसे पहली गलती होगी। और दूसरी जो एहतियात बरतना चाहिए वो ये है कि दे शुड बी इंडोर्स। जैसे कहा गया है कि लक्ष्मण रेखा, कोविड के समय लक्ष्मण रेखा की बात कही गई, अभी भी ये जो 7-8 घंटे हैं बहुत क्रूशियल है। घर के लक्ष्मण रेखा से बाहर ना आए, घर के अंदर रहें। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, पेड़ की टहनियां हो सकती हैं, एस्बेस्टस शीट हो सकता है, टिन शीट हो सकता है, बिजली के तार हो सकते हैं, ये सब गिर सकते हैं। और सबसे जो चिंता का विषय है कि स्टॉर्म सर्ज में पानी भी जमा हो सकता है शहरी क्षेत्रों में, तो उससे इलेक्ट्रिक्यूशन की भी बात आती है। इसलिए क्योंकि कोविड का भी समय है, मैं समझता हूं कि नागरिकों को घर पर रहना चाहिए, अंदर रहना चाहिए और जब स्टॉर्म पास हो जाए तब जाके बाहर आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक और बैठक हुई। पिछले 48 घंटों के भीतर यह कैबिनेट की दूसरी बैठक थी। सोमवार को प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष की पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें एमएसएमई सेक्टर के साथ किसानों के लिए बड़े और अहम फैसले किए गए थे। फैसलों के जरिए केंद्र ने एक बार फिर से यह संदेश दिया कि गरीबों का ध्यान रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज भी मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को ही मंजूरी मिली है।
खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने के मकसद से कई प्रस्तावों पर मोहर लगने की उम्मीद भी जताई जा रही है। 1.70 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 42 करोड़ गरीबों को 53,248 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिल चुकी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने महिलाओं, गरीब, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को मुफ्त अनाज और नकद भुगतान किया है। वहीं वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पहले ही 100% आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 10,361.75 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है। इसमें से 3,892.78 करोड़ रुपए पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत 8.19 करोड़ लाभार्थियों को 5 मई 2020 तक पहली किस्त के तौर पर कुल 16,394 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इनके खातों में सीधे 2,000 रुपए की वित्तीय मदद पहुंचाई गई है। इसी तरह 20.05 करोड़ महिला जनधन खाता धारक के खातों में 500 रुपए की पहली किस्त के तौर पर 10,025 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। इसमें से करीब 8.72 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों ने खातों को निकासी भी की है। वहीं 5.57 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के खातों में दूसरी किस्त के तौर पर 2,785 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। देश में कोविड-19 के खिलाफ जंग लगातार जारी है और केंद्र सरकार इस महामारी से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है, जबकि 1 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,815 हो गई है। और भारत के अलावा अगर दुनिया भर का आंकड़ा देखा जाए तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 63 लाख के पार हो गई है। अब तक 63,02,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं, जिसमें मरने वालों की संख्या 3,76,000 के पार है। दुनिया में कोरोना में सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 18,11,000 के पार है। वहीं मृतकों की संख्या 1,05,000 से अधिक हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी। ये योगी सरकार को एक तगड़ा झटका है। सरकार नियुक्तियां पूरी करने में बहुत तत्परता दिखा रही थी। सरकार का मानना है कि इस कोरोना काल में जल्द नियुक्तियां होने पर अनेकों अभ्यर्थियों को बहुत राहत मिलेगी। यह आदेश जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचिकाओं की पिटीशंस की एक साथ सुनवाई करके पारित किया है। कोर्ट ने 1 जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था, जिसे आज सुनाया गया है। याचियों ने घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर प्रश्न उठाया था। कोर्ट ने याचियों को विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को 1 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। आपत्तियों को सरकार यूजीसी को प्रेषित करेगी और यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह ने पक्ष रखा था, जबकि विभिन्न याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता LP मिश्र, HCS परिहार, सुदीप सेठ आदि ने भी अपना अपना पक्ष रखा था। लखनऊ नगर निगम ने अनलॉक 1 में बरसात के मौसम को देखते हुए कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए साफ सफाई के कार्यों को तेज कर दिया है। नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया है कि नगर निगम को बड़ी जिम्मेदारियों में मार्केट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों की मैपिंग और वेंडर की साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही कूड़े व बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण भी किया जा रहा है। प्राथमिकता के तौर पर बरसात के कारण संक्रमण रोग, डेंगू, चिकनगुनिया आदि संचारी रोग को ध्यान में रखते हुए नाले नालियों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अनलॉक 1 में सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम को जो मार्केट खुल रहे हैं या जहां फुटफॉल ज़्यादा है, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन है, उनकी मॉपिंग है, जो वेंडर्स हैं उनकी साफ़ सफाई व्यवस्था देखना है, वहाँ के कूड़े का निस्तारण देखना है और बायोमेडिकल वेस्ट जहाँ जहाँ है उसका भी निस्तारण की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा देखी जा रही है। साथ ही साथ अब अनलॉक 1 खुलने के बाद हमारी प्रायोरिटी नालियों की सफाई है, क्योंकि बरसात का मौसम आ रहा है और संचारी रोग, जो अन्य संचारी रोग है जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, इससे निपटने के लिए हम लोग आगे की रणनीति बना रहे हैं। सरकार की तरफ से हम लोगों को आदेश आ गया दुकान खोलने का,
इस समय हम लोग बहुत ही खुश हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हर कस्टमर को 2 से 3 जाने की एंट्री करें, विदाउट स्कैनिंग और सैनिटाइज करा के हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। बहराइच में जिलाधिकारी शंभू कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र और एआरटीओ परिवर्तन अशोक कुमार के साथ रोडवेज बहराइच और नानपारा बस स्टैंड, झिंगिया घाट प्राइवेट बस स्टैंड का निरीक्षण कर निर्देश दिया है कि निर्धारित सीट क्षमता के साथ ही बसों का संचालन किया जाए। किसी भी स्थिति में स्टैंडिंग सवारियों के साथ बसों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। संचालन के दौरान चालक परिचालक को मास्क और ग्लव्स का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। बसों के यात्रियों को भी मास्क और फेस कवर पहनना अनिवार्य है। जिले में बसों के संचालन के साथ बस स्टैंड को सैनिटाइज किया भी जाएगा और यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। बस स्टैंड और बस स्टेशन के निकट स्थान पर 108 एम्बुलेंस की सेवा की उपलब्धता इस प्रकार सुनिश्चित की गई जो आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग किया जा सके। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के प्रति जन जागरूकता के लिए बस स्टेशनों के सामने भी रोड पर रंगोली भी पेंट कराई जाएगी। सरकार के द्वारा निर्धारित गाइडलाइन कि बसों को सैनिटाइज किया जाए, जो भी यात्री बैठे उनको मास्क हो और उनके हाथ जो सैनिटाइज किए जाए। ये पूरा जो है किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो है बैरिकेडिंग करा करके एक एक व्यक्ति को जो थर्मल स्कैनर से स्कैनिंग करने के उपरांत ही बसों में बैठाया जा रहा है। परिवहन विभाग बहराइच इसके लिए जो है पूरी मुस्तैदी से तैनात है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुरूप जो है जो भी शासन के दिशा निर्देश है उसको पूर्णतः अनुपालन करके बसों का संचालन किया जा रहा है। देश में कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर श्रमिक व उनके परिवारों पर पड़ा है। अलग अलग राज्यों में रहकर मजदूरी करने वाले मजदूरों का बड़ी संख्या में पलायन हुआ है। यूपी में भी अलग अलग राज्यों से मजदूरों की वापसी हुई है, जिसके बाद केंद्र व राज्य सरकारों ने श्रमिकों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाते हुए उन्हें रोजी रोटी की व्यवस्था के साथ रोजगार की व्यवस्था के लिए भी अहम कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में जनपद कानपुर देहात में सरकार द्वारा श्रमिक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए योजना चलाई गई है। मिशन प्रेरणा के तहत सभी बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा और उन्हें बेहतर शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा विभाग की टीम आज अकबरपुर तहसील क्षेत्र में गई, जहां 7 गांवों में घूम कर प्रवासी मजदूरों का पूरा डिटेल नोट करती रही। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रवासी मजदूरों से कहा कि सरकार द्वारा योजना के तहत उनके बच्चों के पास या अभिभावकों के पास कोई आधार कार्ड अगर नहीं है तो भी बिना किसी शर्त के उनके बच्चों को योजना के तहत मुफ्त बेहतर शिक्षा। शासन द्वारा ये जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई है स्टेट रिसोर्स ग्रुप को कि हर बच्चे को मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सुनिश्चित लक्ष्य उसके प्राप्त हों। और इस समय कोरोना महामारी के समय जो गांव में प्रवासी आ रहे हैं उनके बच्चों की शिक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जाए, इसके लिए हम लोग हर गांव में विजिट करते हैं, प्रवासी मजदूरों से बात करते हैं। अभी लगभग 7 गाँवों को हम लोग कवर कर चुके हैं कि और ये देख रहे हैं कि उन प्रवासी मजदूरों के बच्चे उनकी शिक्षा में यह कोरोना किसी तरह की बाधा न डाल पाए। तो उनका डाटा कलेक्ट करते हैं, शासन को उपलब्ध कराते हैं और उसी स्थानीय गांव में ही उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। जो हमारे ज़िले में बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए हमने एक पूरा खाका तैयार कर लिया है और अपने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से ARP और SRG के माध्यम से सभी ब्लॉक में हमने चेकआउट कर लिया है कि कितने मजदूर आए हैं और उनके बच्चों को घर घर जाके चिन्हीकरण कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे स्कूल खुले उनके बच्चे को किसी भी परेशानी के बिना हम अपने स्कूल में एडमिशन स्थानीय स्कूल में दिलवा सकें। हम अभी तक गुजरात में थे, हमारे 2 बच्चे हैं वहीं पढ़ा रहे थे और इसके बाद में जो खुलने के बाद यहाँ में आ गया बिल्कुल अपने गाँव में। तो अब हमको सरकार राशन दे रही है। राशन देने के बाद में जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप लोग हमको समझाया है, बताया कि आपको बच्चे को वहाँ पे कोई मतलब आधार या कोई पहचान नहीं लगेगा, फ्री में मुफ्त एडमिशन होगा, उसके लिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद, अच्छी बात है। हमारे माननीय योगी जी की सरकार ने प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा की उच्च व्यवस्था की है कि फ्री में उनकी जो है शिक्षा कराई जाए, उनको विद्यालय में उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, फ्री में पढ़ाया जाए, उनको रोजगार, उनके मतलब जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं उनको रोजगार दिया जाए कि कहीं जाने की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि काम बाहर है नहीं तो कम से कम अपने गांव में रह करके ही अपना यहाँ पे जीवन यापन करें, अपना काम करें। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते केंद्र सरकार की PM गरीब कल्याण योजना से जनपद एटा भी अछूता नहीं है। जिले में अंत्योदय कार्ड धारकों की संख्या 27,164 है, जिसमें 77,206 यूनिट है और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों की संख्या 2,73,305 है,
जिसमें 11,82,665 यूनिट है। वैश्विक महामारी कोरोना जैसे संकट के दृष्टिगत जिले के सभी गरीब असहाय मजदूर कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम गेहूं और प्रति कार्ड धारक 1 किलोग्राम चना फ्री दिया जा रहा है। 3 दिन में राशन वितरण का कार्य जनपद में लगभग 50% हो चुका है। कोटेदार मनमानी ना करें, लाभार्थियों के पास पूरा राशन पहुंचाया जाए, इसलिए जिले के जिलाधिकारी ने प्रत्येक राशन कोटे पर निरीक्षक भी तैनात किया है। राशन कोटे पर कोरोना से बचाव के लिए लाभार्थियों में सोशल डिस्टेंस बनाकर उनके हाथों को सैनिटाइज कराकर तब मशीन पर फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं। इस संकट की घड़ी में राशन पाकर लाभार्थी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ और सीतापुर ब्लॉक के और स्पीड ब्लॉक के 8 दुकानों का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में पाया गया कि सारे कोटेदार जो निर्धारित मात्रा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हर व्यक्ति को निर्धारित मात्रा में राशन मिले, उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है। कोटेदार कोई भी जो है जितनी जगह जो है राशन वितरण का मैंने चेकिंग किया, वहाँ पर जाके क्रॉस चेकिंग करने के लिए जिन लोगों का राशन वितरण हो चुका था उनको घरों से बुला करके उनके राशन को पुनः मेरे द्वारा वजन कराया गया और वजन कराने पे यूनिट के हिसाब से पूरा उनको राशन मिला था। तो इस प्रकार से यह माना जा रहा है कि ये बहुत ही संतोषजनक स्थिति है कि कोटेदार आप लोगों को सही मात्रा में जो राशन बांट रहे हैं, कोई घटतौली की शिकायत नहीं मिल रही है। मेरा नाम अर्पित श्रीवास्तव है, मैं अलीगंज का रहने वाला हूं और इस घातक बीमारी कोरोना की वजह से जो भी आजकल देश में चल रहा है, गरीब परिवार बहुत परेशान है, हम भी सब परेशान हैं। तो आज ये सरकार जो भी अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है और इससे गरीबों को राशन दे रही है फ्री में। आज भी हमें चना, गेहूँ, चावल भी मिल रहा है। मैं अलीगंज का रहने वाला हूँ। सरकार ने बहुत अच्छा किया है, जो फ्री मुझे राशन से नहीं मिले हैं प्रधानमंत्री का योजना से मेरा, और मुझे एक सुविधा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत महामारी के दौरान गरीबों को राशन पर मिलने वाले गेहूं और चावल के अतिरिक्त इसकी इतनी ही मात्रा मुफ्त में मिलने से गरीबों और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। हरदोई में 65,000 मीट्रिक टन अनाज और 1,000 मीट्रिक टन दाल सभी कार्ड धारकों को पिछले 2 महीनों में वितरित किया गया है। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया कि हरदोई जिले में लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेशों से आए 6,000 लोगों को मुफ्त राशन का अनाज देने के लिए राशन कार्ड भी जारी किए गए हैं। इस बारे में खाद्यान्न प्राप्त करने वाले विकासखंड टड़ियावा के चांद बेहटा के गरीब मजदूर और असहाय वर्ग के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को साधुवाद देकर ऐसे संकट की घड़ी में उनको पेट भरने के लिए खाद्यान्न लगातार उपलब्ध होने के लिए धन्यवाद दिया है। और भ्रष्टाचार मुक्त पूरा खाद्यान्न मिलना मोदी सरकार में गरीब व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि भी बन गया है। दर की दुकानों से समय से कराई जा रही है। इसमें जनपद के स्तर से नोडल अधिकारी हर दुकान पर लगाए गए हैं। ये भी कहा गया है कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे हैं, हैंड सैनिटाइजर या हाथ धोने की व्यवस्था भी वहाँ पे रखें। साथ ही साथ जो निःशुल्क खाद्यान्न यूनिट के हिसाब से और कार्ड के हिसाब से लोगों को मिलना है, उसको समय से मिले, हर व्यक्ति को मिले है। और जहाँ पे भी इस तरह की कुछ शिकायतें आती हैं कंट्रोल रूम के माध्यम से, अन्य माध्यम से तुरंत उनको देख के निस्तारण भी कराया जा रहा है। समय जो लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे समय हर चीज़ बंद है। राशन लाना पड़ता था जो बाज़ार से काफ़ी महंगा साबित होता था, तो इसीलिए जो सरकार ने ये कोटे वाली जो राशन व्यवस्था लागू की तो उससे हम लोगों को काफ़ी सहूलियत मिली है। गरीब लोगों को अनाज और गेहूँ, चावल और चना जो मिल रहा है उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हम लोगों को गैस सिलेंडर भी मिला है। हम कार्ड धारक हैं, हमारे पास गैस सिलेंडर बॉक्स प्रधानमंत्री योजना से मिला है और हमको राशन फ्री में मिल रहा है, गेहूँ, चावल, चना। उधर मनरेगा के तहत 180 किलोमीटर लंबी सई नदी के जीर्णोद्धार का कार्य हरदोई में किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण ग्रामीण विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने किया। उन्होंने कार्य कर रहे मजदूरों से भुगतान संबंधी जानकारी प्राप्त की और ये भी बताया कि मनरेगा कोरोना काल में मजदूरों के लिए संजीवनी बनकर उभरा है। आपके जनपद में 180 किलोमीटर लंबी सई नदी का जिस तरीके से जीर्णोद्धार हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है, हमारे मनरेगा के उन श्रमिकों के प्रयास से मैं उस कार्यस्थल पर भी गया था कि जो हमारे प्रवासी श्रमिक 40 लाख प्रवासी श्रमिक हमारे उत्तर प्रदेश में
आए हैं, हम सभी को उनके स्किल के अनुसार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ही रोजगार देंगे। हम उन्हें विभिन्न सेक्टरों से जोड़ेंगे और पूज्य मुख्यमंत्री जी ने अनेक व्यावसायिक संस्थाओं के साथ MOU साइन कराया है, जिसमें लगभग 11 लाख हमारे लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ी है। और स्किल मैपिंग के माध्यम से लगभग 10 लाख लोगों की स्किल मैपिंग भी हुई है। उसके अनुसार हम उन्हें जो हमारे केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की अनेक योजनाएं चल रही हैं, उसके साथ जोड़ करके और उन्हें हम रोजगार देने की पूरी व्यवस्था करेंगे। मिर्जापुर जल संचय के लिए जमालपुर विकास खंड के 36 गांवों से प्रभावित होकर तृप्त करने वाला भोका नाला पर मनरेगा का कार्य आरंभ होने से पहले जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने पूजन किया। भोका नाला के नाम से प्रसिद्ध नदी हजारों लोगों को जीवन रेखा है। करीब 11.5 किलोमीटर लंबे भोका नाला के सफाई और तलहटी गहरा किए जाने से क्षेत्रीय किसानों को लाभ मिलेगा। बरसात के दौरान, बाढ़ के दौरान करीब 65 गांव इस नाला का पानी फैलने से जलमग्न हो जाते हैं, जिससे किसानों को क्षति का सामना करना पड़ता है। नाला गहरा होने से जल संचय होगा और इसका लाभ किसानों को मिलेगा। जल संचय के साथ ही संपर्क मार्गों पर भी काम कराया जा रहा है। जिले में मनरेगा के तहत 107 स्थानों पर काम चल रहा है। मनरेगा में काम करने वाले और बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को भी मौका दिया जा रहा है। में आज 31,000 से भी ऊपर लोग काम पे लगे हैं मनरेगा में और 107 लोकेशन है जहां पर काम चल रहा है। ये भोका नाला है जिसकी लंबाई 11.5 किलोमीटर से भी ऊपर है और यहाँ पर इसके साफ सफाई का और साथ में इसकी गहराई को पुनर्जीवित करते हुए कार्य हो रहा है। इससे लगभग 65 ग्राम पंचायत जब पानी गिरता है और बाढ़ आती है उससे फ़ायदा होगा, बाढ़ में बचत होगी और जब सिंचाई की ज़रूरत होगी तो उनको सिंचाई के लिए पानी भी ज़रूरत पड़ेगा, वो ये नाला उसमें मदद करेगा। पहले बाहर में काम करते थे, आज हमारे गांव में ही काम लगा है, जो कि हम लोगों को पैसा भी मिल रहा है और परिवार भी चल रहा है। तालाब खना रहा है, इससे हम लोगों की सुविधा होगी, सिंचाई होगी। देश में फैली कोरोना महामारी की वजह से श्रमिकों का गांव की ओर बड़ी संख्या में आगमन हो चुका है। ऐसे में मजदूरों को अपने घर परिवार की 2 वक्त की रोटी की सबसे बड़ी परेशानी सामने आ रही है। मजदूरों को अब अपने घर परिवार को चलाने के लिए सरकार का सहारा मिल गया है। उन्हें अपने ही गांव में काम मिलने से बहुत बड़ी राहत मिल गई है। प्रयागराज जिले के अकबरपुर ग्राम में एक बड़े तालाब का खुदाई का काम चल रहा है, जिसमें मजदूरों को काम मिल गया है। पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी बड़ी संख्या में इस काम में शामिल हुई हैं। ग्राम प्रधान बंसीलाल का कहना है कि मनरेगा से मजदूरों को काम मिलने से गांव में खुशी की लहर है। वहीं दूसरी तरफ महिला श्रमिक शकुंतला देवी कहती हैं कि इससे हम अपने परिवार को अच्छी तरह चला सकेंगे। मजदूर मुंशीलाल और मुन्नालाल ने इस मनरेगा को शुरू करने पर सरकार को बधाई दी है और कहा है कि हम अपने परिवार को इन पैसों से चला सकेंगे। मेरा नाम मुंशीलाल है, मैं अकबरपुर उर्फ मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ और मनरेगा में हमको काम मिला, हम कर रहे हैं। हमारा नाम शकुंतला देवी और नरेगा काम मिला हुआ है और उससे पैसा मिलेगा, हमारा परिवार चलेगा। यहाँ रोजगार चलाने के लिए मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दे दिया गया है, जिससे लोगों को घर चलाने की सुविधा मिले और उनका रोजी रोटी चलता रहे। जहां एक तरफ लॉकडाउन के दौरान लोग सीमित संसाधनों के माध्यम से रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं, वहीं वैश्विक महामारी के बीच बाराबंकी के एक किसान पारंपरिक खेती से हटकर गूगल और इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग साग सब्जी व फल उगाकर कीर्तिमान बना रहे हैं। अपनी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को परास्त कर खेती में नए आयाम पैदा कर रहे हैं। बाराबंकी जनपद के गांव विशुनपुर में रहने वाले गया प्रसाद मौर्य ने अपने जीवन के तमाम समस्याओं के बाद धान, गेहूं और पारंपरिक खेती छोड़कर जैविक खेती में साग सब्जी और फूलों की खेती को अपनाया है। लगातार गूगल और इंटरनेट की सहायता से सतावर, काला गेहूं, ब्रोकली समेत तरह तरह की फसलों की खेती वो कर रहे हैं। किसान गया प्रसाद मौर्य ने इस बार तमाम बीमारियों को दूर करने वाले, शरीर में खून व प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करने वाले फल ड्रैगन फ्रूट की वो खेती कर रहे हैं। कैक्टस प्रजाति का ये खेती लगभग 25 से 30 सालों तक रहती है और प्रतिवर्ष 4 बार ये फल देता है। इसके अलावा एक पौधे से लगभग 50 फल प्राप्त होते हैं। 300 से 400 ग्राम वजनी इन फलों को सीजन में 300 से 500 रुपए प्रति किलो की कीमत मिल जाती है।
ड्रैगन फ्रूट के पौधों को सहारा देना पड़ता है, इसलिए किसान जिगर ने सीमेंट के खंभे बनवाकर खेत में लगवाए हैं। पूरे खेत में ड्रिप इरिगेशन की मदद से सिंचाई की जाती है। किसान गया प्रसाद के अनुसार इस फल की ज्यादा मांग होने से अच्छी आमदनी होने की भी उम्मीद है। डायरेक्ट जड़ों में जाती है, इससे पेड़ को पौधों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैं पहले परंपरागत खेती करता था, उसके बाद 9 साल सूचना की नौकरी की है। सूचना नौकरी छोड़ करके तो उसके बाद फिर मुझे कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो गई, तो उसका ऑपरेशन हुआ। तो 5 साल में देखते रहा। 5 साल के बाद फिर जब स्वस्थ होने लगा तो मैंने गूगल और यूट्यूब पर सर्च करके नई नई खेतियों के बारे में जानकारी दी। इससे मैंने औषधीय पौधा सकावत की खेती करना शुरू किया। कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते संपूर्ण देशों में चलने वाली ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। सिर्फ श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेनें ही चल रही थी, लेकिन 1 जून से ट्रेनों का संचालन सामान्य तौर पर शुरू होने पर वाराणसी के उत्तर रेलवे कैंट से 2 जून से ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है। 200 ट्रेनें संपूर्ण भारतवर्ष में 1 जून से संचालित की गई हैं। उन ट्रेनों में से वाराणसी से चलने वाली महानगरी एक्सप्रेस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई महामना एक्सप्रेस, नई दिल्ली साबरमती एक्सप्रेस, गुजरात अहमदाबाद तथा मढ़ुआडीह से शिवगंगा 1 तारीख से चलना शुरू हो गई है। 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं, जिनमें वाराणसी में फंसे मजदूरों को वापस मुंबई और दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। श्रमजीवी से लेकर अन्य ट्रेनें भी वाराणसी स्टेशन से होकर संचालित हो रही हैं। यात्रियों ने ट्रेनों के संचालन में काफी खुशी जाहिर की है और कहा है कि हम लोग महीनों से यहां फंसे थे, लेकिन सरकार ने ट्रेनों का संचालन कर बहुत अच्छा काम किया है। कम से कम हम लोग अपने घर परिवार में अब सुरक्षित पहुंचेंगे। 4 ट्रेन जो हैं वो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, जो उत्तर रेलवे का पार्ट है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और आज पहली ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट हुई है महानगरी, जिसमें अच्छे खासे यात्री गए हैं। दूसरी ट्रेन यहाँ से महामना गई है और थ्रू ट्रेन का सिलसिला चालू है। कल पहली ट्रेन हमारी श्रमजीवी थी और लगातार थ्रू ट्रेन चल रही हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अमरोहा में गांधी मूर्ति चौराहे पर हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने पेंटिंग के माध्यम से सड़क पर जागरूकता संदेश दिया, ताकि सड़क से गुजरने वाले सभी लोग जागरूक हो सकें और कोरोना काल में सावधानी बरतकर इस महामारी से बच सकें। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर 2 गज की दूरी हम सबको बहुत जरूरी मनमोहक पेंटिंग के माध्यम से लिखा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम में सहयोग करने के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप का लोगों को बनाकर उसको डाउनलोड करने की भी लोगों से अपील की। हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा बनाई गई यह जागरूकता पेंटिंग लोगों द्वारा खूब सराहना की जा रही है। यहां से गुजरने वाले नहीं बल्कि अन्य लोग भी इस मनमोहक पेंटिंग को देखने के लिए यहां पर आ रहे हैं। अब मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून में केरल के दस्तक देने के साथ ही 4 महीने का लंबा बारिश वाला मौसम शुरू हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दी है। वहीं 20 जून तक मानसून उत्तर प्रदेश में पहुंच सकता है, यह कहना है मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता का। 3, 4 और 5 तारीख को बरसात होगी। उन्होंने यह भी बताया कि खासतौर पर 4 तारीख को बारिश होने की संभावना है। इसके बाद मौसम में बदलाव आएगा। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले दिनों जो बरसात हुई उससे किसानों को फायदा मिलेगा, साथ ही आम की फसल को भी फायदा होगा। किसानों के बारे में बात करें तो प्रदेश में जो 30 मई को सभी जगह लगभग बरसात हुई, अच्छी बरसात हो गई है। लखनऊ में भी जो है तो 57 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड की गई थी, जो कि इस लिहाज से किसानों के लिए अच्छा है। खास करके जो धान की नर्सरी डालने का है तो धान की नर्सरी किसान भाई डाल सकते हैं। और ये जो बरसात है आम की फसल के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। मौसम विभाग के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो पिछले साल जून से सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश में मानसून के दरमियान 730.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जबकि प्रदेश में मानसून की सामान्य बारिश 829.9 मिलीमीटर होती है। इस तरह से अगर देखें तो पिछले साल यूपी में सामान्य के मुकाबले 84.8% बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और अब बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। चक्रवाती तूफान निसर्ग आज दोपहर में महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में टकराया। तूफान के मद्देनजर मुंबई में लागू की गई धारा 144, लोगों से घरों में रहने की गई अपील। 40,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।
48 घंटे के भीतर केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई दूसरी बैठक। मंत्रिमंडल की बैठक में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर बल दिए जाने की प्रबल संभावना। सोमवार को हुई बैठक में एमएसएमई सेक्टर में किसानों के लिए लिए गए कई अहम फैसले। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ताजा आंकड़े अगर देखें तो देश में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के हुई पार। वहीं मरीजों के ठीक होने की दर में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। 1 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से हो चुके हैं ठीक। और अन्य प्रदेशों से अपने प्रदेश में लौट रहे श्रमिकों के लिए मनरेगा बन रही है संजीवनी। मनरेगा के तहत प्रदेश भर में 45 करोड़ कार्य दिवस किए जाएंगे सृजित। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।